हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो आज हम लोग ग्राफ को कंटिन्यू करते हुए पिछले टाइम हमने देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर का जो टॉपिक था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे थे। उसमें हम डिस्टेंस और टाइम, है ना, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ को देखे थे। आज हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लास्ट जो वीडियो थी हमारे जिसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखे थे, जिसमें हमने ये प्रूव किया था बाय ग्राफ से कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होती है उसके ग्रेडियंट के इक्वल होती थी, v = tan थीटा। इसमें हम क्या किए थे, इसमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो अक्ष लिए थे। ठीक है, एक में हमने समय को लिया था और एक में हम किसको लिया था, डिस्टेंस को। आज हम वही चीज़ करेंगे, समय को हम क्या लेंगे, टेक एक्स एक्सिस ऑन टाइम, है ना, समय को हम एक्स अक्ष पर लेंगे और जो वेलोसिटी है उसको हम किस में लेंगे, वाई अक्ष पर। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, हेडिंग आप डाल लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसके बाद हम इसका डेफिनेशन को लिखवा देते हैं, लिखवाने के बाद इसको चालू करेंगे। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हमको स्ट्रेट लाइन मिलता है ये किसके पैरेलल मिलता है, टाइम एक्सेस के। है ना, ये टाइम टी और ये वेलोसिटी v, ये किसके पैरेलल हो गया, टाइम एक्सेस से, है ना। अब हम क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे। टाइम t1 के पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना था, x1 था। ये हमने दो पॉइंट ले लिया, ये क्या ओरिजिन, और इसमें हम दो पॉइंट ले लेंगे। एक पॉइंट देते हैं नाम a, डिस्टेंस कितना हो जाएगा t1, और दूसरा पॉइंट दे देंगे b। इसका डिस्टेंस हम क्या देंगे, इसका टाइम कितना देंगे, t2। इसीलिए हम ग्राफ को पहले बना लेते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। ठीक है, ये क्या है, टाइम, इसको हम लिखते हैं क्या, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये भी x है, ये y है, तो इसको मिला भी सकते हो। इसमें दूसरी चौक ले आते हैं, तो जल्दी जल्दी बनाते चलिए डायग्राम को। ये A हो गया, ये P हो गया, ये B हो गया, ये Q हो गया। यहाँ समय t1, यहाँ पर समय t2। ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी। टाइम t। ठीक है, चलिए लिखते चलिए अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्या लिखेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, डेफिनेशन लिखिए, गतिमान वस्तु के लिए, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ। क्या लिखेंगे, गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच खींचा गया ग्राफ क्या कहलाता है, वेग समय ग्राफ। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वीटी से। लाइट जला देते हैं थोड़ा सा।
गतिमान समय के लिए गतिमान वस्तु के लिए वेग और समय के बीच हो ग्राफ खींचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? वेग समय ग्राफ, है ना? क्लियर हुआ यहाँ तक? आप इंग्लिश मीडियम की जो स्टूडेंट है वो डेफिनेशन अपना लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? A graph plotted, क्या लिखेंगे? A graph plotted of an object, a graph plotted on an object and time, object and time is known as velocity time graph, है ना? गतिमान वस्तु में वेग और समय के बीच जो ग्राफ खींचा जाता है उसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। इसमें हम समय को किसमें कौन से अक्ष में लेते हैं? एक्स अक्ष पर, और वेलोसिटी को किस में लेते हैं? वाई अक्ष पर, है ना? समय और वेलोसिटी। तो हमको मालूम है जब कोई वस्तु एक समान गति करती है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मोशन इन यूनिफॉर्म, तो इसमें क्या नियत रहता है? बताइए। जब कोई वस्तु एक समान गति करती है तो उसमें इसका वेग, जो वेलोसिटी होती है ना, वो क्या करती है? कांस्टेंट रहती है, वेग नियत रहता है। तो जब हम वेग समय ग्राफ खींचते हैं, क्या लिख बोला मैंने? जब कोई वस्तु एक समान गति करती है तो उसमें इसकी वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट रहती है। तो जब हम क्या करते हैं, वेग और समय के बीच जो ग्राफ खींचते हैं तो वह किसके समांतर होता है? समय अक्ष के समांतर। देख रहे हैं ये जो है ये किसके पैरेलल है? समय अक्ष के समांतर होता है। ओके, क्लियर? समय अक्ष के समांतर हमको मिलता है जब एक समान गति में जब क्या वेग नियत रहता है तो वेग समय ग्राफ जो खींचते हैं वो समय के समांतर होता है। और ये किस प्रकार का होता है? दैट इज ए स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड वेटी ग्राफ पैरेलल, ठीक है, एंड स्ट्रेट लाइन। जब वेग नियत रहता है तो हम जब ग्राफ खींचते हैं तो सरल रेखा मिलता है, और जो कि समय अक्ष के क्या होता है? पैरेलल होता है। लिख लिए? ठीक। तो इस ग्राफ की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं? इस ग्राफ की सहायता से हम इस ग्राफ विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है, ये जो समय अंतराल है इससे किसी भी वस्तु के हम जो डिस्प्लेसमेंट होता है तो इस ग्राफ की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके जो टाइम पीरियड होता है उसके लिए हम डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशंस कर सकते हैं। तो मान लो OA इज इक्वल टू कितना होगा? T1 और OB इज इक्वल टू T2। क्लियर है? क्या कहा मैंने? O इज द ओरिजिन पॉइंट एंड OA मन O से A तक जाने में वस्तु को कितना समय लगता है? T1। तो O से B तक जाने में वस्तु कितना लगेगा? T2 समय। तो वस्तु को AB टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा? OB, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं, T2 माइनस T1। तो इस ग्राफ की सहायता से हम दिए गए टाइम पीरियड में किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्लेनेशंस कर सकते हैं। ओके, तो शुरू से आप देख रहे हैं, कल हमने देखा डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, उसमें हम वेलोसिटी और ग्रेडियंट को डिफाइन किए थे, रिलेशंस किए थे। तो आज हम देखेंगे कि इससे डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हम पोजीशन कोऑर्डिनेट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, है ना, पोजीशन कोऑर्डिनेट ऑफ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x1 in given time
T1 and coordinate x2 in a given time T2। माने दिए गए समय अंतराल T1 और T2 पर इसके स्थिति निर्देशांक कितना हमने निकाला, x1 और x2। ठीक है, तब इसकी वेलोसिटी का डिटर्मिनेशन हम कैसे कर सकते हैं, जब v इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन 2 माइनस T1, इट मीन्स दैट x2 माइनस x1 इक्वल टू v और T2 माइनस T1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए T2 माइनस T1 इज OB एंड V इज वाट, V इज वाट, V कितना होगा, इसको हम थोड़ा शेड कर देते हैं। चलिए आपके समझदारी के लिए शेड करते हैं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि V मीन्स यहाँ से यहाँ तक होगा और AB यहाँ से यहाँ तक होगा। तो ये क्या आ रहा है, कौन सा एरिया आ जा रहा है, तो ये जो किसी वस्तु का विस्थापन होगा ये किसके इक्वल होगा, वेलोसिटी और टाइम इंटरवल का। तो वेलोसिटी कितना है और टाइम कितना है, टाइम तो हमारा AB होगा। अब आप लोग वेलोसिटी बताइए कितना हो जाएगा, बताइए। PA या AP, तो किसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ AB QP। ये हमको निकल गया। ठीक है, क्लियर है। तो दी गए ये आयत, ये एरिया समझ लो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ ABQ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब डेफिनेशन लिखिए। दिए गए समयांतराल में क्या लिखेंगे, दिए गए समयांतराल में द एरिया एनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या लिखे, द एरिया एनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives the displacement of the object in the given interval of time। गिवन इंटरवल ऑफ टाइम माने दिए गए समय अंतराल में वस्तु का विस्थापन, क्या लिखेंगे, दिए गए समय अंतराल में उस वस्तु का विस्थापन उस समय अंतराल में वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच, वेग समय ग्राफ, क्या लिखे, वेग समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल के बराबर होता है। ठीक है, लिख लिए। एरिया इनक्लोज्ड, फिर से लिख दीजिए एक बार इंग्लिश में, क्या लिखेंगे, एरिया इनक्लोज्ड अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, कोई डाउट नहीं ना। अब देखिए हम लोग देखेंगे अब एक्सेलरेशन, वेरिएबल मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेटेड मोशन, त्वरित गति। देखिए एक्सेलरेशंस को हम तो समझा दिए हैं, तो एक बार और आप लोग देख लीजिए। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, वेरिएबल मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेटेड मोशन, वेरिएबल मोशन इन स्ट्रेट लाइन एक्सेलरेशन। क्लियर। अब देखिए जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में, क्या लिखेंगे, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु सरल रेखा में एक परिवर्ती वेग से, जब परिवर्ती माने जिस जहाँ पर उसका वेग लगातार बढ़ रहा हो, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में
परिवर्ती वेग से जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में परिवर्ती वेग से गति करती है, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में परिवर्ती वेग से गति करती है तो वस्तु के इस प्रकार की गति को हम परिवर्ती ऋजुरेखी माने स्ट्रेट लाइन में मोशन कहते हैं। अभी हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे। एक्सेलरेशन आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि त्वरण माने जहाँ पर भी वेग में परिवर्तन होता है ना। वेग में परिवर्तन कहने का मतलब कभी वेग ज़्यादा होता है, कभी वेग कम होगा। तो वेग में परिवर्तन और कितने समय हो रहा है, तो वेग में परिवर्तन और समय के निष्पत्ति को या रेशियो को या है ना अनुपात को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं। तो इसको लिखेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट execute motion along a straight line with variable velocity then its motion is known to variable motion straight line। ओके, ये हम डेली यूजेस करते हैं। जब आप घर से गाड़ी लेकर निकलते हैं तो मान लो घर से गाड़ी निकले के शुरू में 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद 40 किलोमीटर पर। यदि आप रोड आपका सुनसान है, अच्छी रोड है, तो वहाँ पर आप 50 to 80 किलोमीटर, फिर इस भीड़ वाले रोड फिर आपका वेग कम हो जाता है। घर आते तक आपका वेग क्या हो जाता है, कम होते शून्य हो जाता है। तो हम अपने वेलोसिटी को क्या करते हैं, कंट्रोल में रखते हैं। कभी बढ़ता है, कभी कम होता है। समय के साथ हमारे वेग में परिवर्तन होते रहता है। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है, जिस प्रकार के मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन या फिर त्वरित गति कहते हैं। तो त्वरण की डेफिनेशन वही है, समय के साथ क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। क्या लिखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को, जहाँ तक रेट लगेगा मैंने हम क्या करेंगे कि इसके डेरिवेटिव में टाइम लेंगे। तो समय के साथ वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। त्वरण को हम क्या किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल ए से। ठीक है, एक गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से। यदि किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण में लगातार क्या होती है, कमी होती जाती है, तो उसकी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, यदि किसी वस्तु को हम गुरुत्व के अधीन, ठीक है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है, यदि किसी फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी, इफ एनी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी, यदि कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे गिरती है तो जी के मान में लगातार वृद्धि होती जाती है। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर से फेंकते हैं तो उसका क्या होता है, वेलोसिटी जीरो होते हैं। जीरो लास्ट में क्या होता है, एक मैक्सिमम हाइट पर उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाता है, बिकम जीरो, और वस्तु क्या होती है, नीचे गिरती है। इस कंडीशन जब किसी ऑब्जेक्ट को थ्रोन नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसका जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी, और ऊपर से नीचे पॉजिटिव होगा। उसी प्रकार यदि हम कार चला रहे हैं, कार चलाते जब लगातार हम ब्रेक लगाते हैं तो उसका भी अंतिम वेग जीरो हो जाएगा, और वहाँ पर इंस्टेड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस रिटार्डेशन। तो वहाँ पर त्वरण की जगह क्या होता है, मंदन उत्पन्न होता है। तो त्वरण को हम क्या, क्षैतिज त्वरण को ए से व्यक्त करते हैं, उसी तरह हम मंदन को, रिटार्डेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस ए से। ठीक है, तो ये रही कुछ थोड़ी सी जानकारी आप लोगों के लिए एक्सेलरेशंस के बारे में। तो एक्सेलरेशंस जो होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो ए इक्वल टू हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो ए इक्वल टू उसको लिख सकते हैं डेल वी अपॉन डेल टी। जहाँ पर भी प्रवृत्ति वेग प्रति त्वरण की बात आती है तो वहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशंस की बात करते हैं, तात्क्षणिक त्वरण। ठीक है, तो विभिन्न सूत्र तो आप लोग बता दिए हैं, उसको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। धनात्मक ऋणात्मक त्वरण, यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ रहा है तो धनात्मक, समय के साथ वेग घट रहा है तो ऋणात्मक। जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसके वेग में लगातार कमी आती है, तो वेग में कमी माने ऋणात्मक त्वरण। जब किसी वस्तु को हम ऊपर से नीचे गति करते हैं, फेंकते हैं, तो उसके वेग में लगातार वृद्धि होती है, तो वस्तु को धनात्मक त्वरण करते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो वेग बढ़ने लगता है, इस स्थिति में उत्पन्न त्वरण धनात्मक होता है और गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसका मान कितना होता है, 9.8। मतलब ये सब त्वरण की बात हुई। ठीक है, अब आप लिखेंगे तात्क्षणिक त्वरण। ठीक, किसी क्षण विशेष पर, किसी तात्क्षणिक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, किसी क्षण विशेष पर वस्तु में जो त्वरण उत्पन्न होता है उसको हम क्या करते हैं, तात्क्षणिक त्वरण। लिख लीजिए,
द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नोन एज। क्लियर? इसका लिखते हैं, यदि समयांतर डेल टी वस्तु के एकमात्र कितना हो, डेल वी हो, यदि टाइम पीरियड, इसको मिटा देते हैं, इफ टाइम इंटरवल डेल टी द चेंज इन वेलोसिटी डेल वी। इसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी को देखेंगे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन देख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे इन डेल टी टाइम इंटरवल, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी del v, then the instantaneous accelerations limit, जब टाइम की वैल्यू क्या होती है नियरेस्ट टू जीरो, तो डेल वी अपॉन डेल टी, तो ए इक्वल टू लिखेंगे हम डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। जब वेग का समय के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, समय का वेग का समय के सापेक्ष अवकलन को हम क्या करते हैं, त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। किसी वस्तु का त्वरण समय के सापेक्ष वेग के अवकल गुणांक के बराबर होता है। क्लियर? द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज इक्वल टू द सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। और देखो, अब हम मालूम है वी नो दैट, निकाले थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, निकाले थे v इक्वल टू हमको क्या मिलता है, डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, समय के सापेक्ष दूरी के परिवर्तन, दूरी में जो अवकलन होता है उसको, या दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन जो होता है वेग कहलाता है। हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं डी अपॉन डी टी, वी की जगह डी एक्स अपॉन डी टी, ये सेकंड डेरिवेटिव होता है। अभी मैंने जो डेफिनेशन बताया ये होता है, ठीक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या हो गया, डिफरेंस वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हमको मिलता है। किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण दिए गए क्षण पर समय के सापेक्ष, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण, ठीक है, किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण, द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम, दिए गए क्षण पर समय के सापेक्ष, इज इक्वल टू द सेकंड डिफरेंशिएट, given to the second differentiation coefficient of displacement of the at the given time, ठीक है। किसी वस्तु का तात्क्षणिक त्वरण दिए गए क्षण पर समय के सापेक्ष वस्तु के द्वितीय या सेकंड डेरिवेटिव या द्वितीय अकलज के बराबर होता है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो समय की देखते हुए कितना मिनट हो गया, 23 हो गया। अब हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को शो करते हैं, ठीक है। देखिए तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन 9th में भी था, इस साल आप लोग के 11th में भी है। तो जल्दी जल्दी हम तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को एस्टेब्लिश करते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन मेथड्स करेंगे, लास्ट में हम रिलेटिव वेलोसिटी को देखेंगे। मान लो कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, ठीक है। आफ्टर एनी इंस्टेंट टाइम t, फाइनल वेलोसिटी तो कितना हो जाता है, v, ठीक। फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाता है, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, और थर्ड होता है हमारा पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। एक चौथा इक्वेशन और है आपका,
उसको हम खैर बाद में देखेंगे, है ना। तो अभी हम तीनों इक्वेशन को एस्टेब्लिश करते हैं। तो पहला इक्वेशन को हम क्या एस्टेब्लिश करेंगे, माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, ठीक है, प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, तो t समय बाद उसका वेग कितना होता है, v हो जाता है। तो वस्तु के वेग भी परिवर्तन होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी v माइनस u। जब चेंज वेलोसिटी चेंज होगा तो प्रोड्यूस एक्सीलरेशन इक्वल टू a, देन द डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, a t इक्वल टू v माइनस u, u इधर ट्रांसफर हो जाएगा निगेटिव करके, u प्लस a t। ये हमारा निकल गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो कोई डाउट किसी को, जल्दी से उतार लीजिए, जल्दी से उतार लीजिए। क्लियर? ओके, अब सेकंड है ना, सेकंड इक्वेशन। मान लो कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है, ठीक है। तो प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है जब टाइम उसका कितना है, t इक्वल टू 0, ठीक है। अब कुछ समय बाद आफ्टर इंस्टेंट टाइम t वेलोसिटी बिकम v, तो टाइम कितना हो गया, t हो गया, ठीक है। तो टाइम इंटरवल इसमें कितना हो जाएगा, तो है ना, इसमें टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, t माइनस 0। मान लो कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति कर रही है जब समय का मान t बराबर 0 है, और जब समय का मान t बढ़कर t हो गया तो वस्तु का वेग कितना हो जाता है, v हो जाता है। तो उस वस्तु का औसत वेग कितना हो जाएगा, इस वस्तु का औसत वेग v एवरेज, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी मीन्स v प्लस u अपॉन 2। ध्यान से दिएगा। ओके, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गया, बट वी नो दैट है ना, तो इनका ये हो गया, बट वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट करते हैं v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस ए टी, यहाँ पुट कर दिए, प्लस u हो गया अपॉन 2। तो v एवरेज दिस आर इक्वल टू u, और u कितना हो गया, 2u प्लस ए टी अपॉन 2। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 2u अपॉन 2 प्लस 1/2 ए टी, 2 कट गया, u प्लस हाफ ए टी। ये हमको आ गया इसका औसत वेग है ना। औसत वेग निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, वी नो दैट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर डिस्टेंस निकाल लो इनटू टाइम इंटरवल t माइनस 0। ऐसे इक्वल टू वी एवरेज की वैल्यू कितना हो गया, u प्लस 1/2 ए टी इंटू टी, मल्टीप्लिकेशन कर दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमको निकल गया
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्लियर? कॉपी कर लीजिए। कोई डाउट? एक एक चीज़ को समझना, ये 9th में भी था, 11th में फिर से है। अब हम समय को वेस्ट न करते हुए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिटरमिन करते हैं। ठीक है, देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, पहले इक्वेशन में क्या एब्सेंट है? एस। सेकेंड इक्वेशन में क्या एब्सेंट है? वी। थर्ड इक्वेशन में क्या है? टाइम। तो थर्ड इक्वेशन में हमको जाने से पहले वी नो दैट अब कोई वस्तु ऑब्जेक्ट, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u है। टाइम कितना है? 0। फाइनल वेलोसिटी कितना है? टाइम कितना है? t है। तो एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होता है इसमें, या टाइम कितना लगता है? t इक्वल टू v माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा? एक्सीलरेशन। ये इतना टाइम ले रहा है। अब इस जो टाइम को हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं, ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर पुट कीजिए। टी की जगह v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए टी की जगह v माइनस यू अपॉन ए। कोई डाउट नहीं है ना? चलिए u को v से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए uv, u को u से मल्टीप्लिकेशन कर दिए u स्क्वायर, ये a। देखिए a/2 और ये a स्क्वायर है ना, और इसको तोड़ लीजिए फॉर्मूला में, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं? आगे चलते, एक एक कट गया, बचा क्या यहाँ पर? a और 2a, जिसका एलसीएम कितना होगा? 2a, और ये एस हम निकाल रहे हैं, uv माइनस यू स्क्वायर प्लस यहाँ लेंगे v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर। तो एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये v स्क्वायर है ना, कुछ कटेगा? देखिए यहाँ पर 2 हमने नहीं लिखा, एक मिनट, एक स्टेप। जब हम एलसीएम लेते हैं ना, तो एलसीएम कितना आता है हमारा? 2a, तो एक ये कटेगा, ये 2 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 2u माइनस यू स्क्वायर, ओके, प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर। तो हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस यू स्क्वायर, देखा 2a, कुछ कटेगा? अब ये प्लस माइनस कैंसिल होगा, माइनस 2u स्क्वायर से एक यू स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा माइनस यू स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। ये हो गया s, यहाँ बता देते हैं, तो ये जाएगा 2as इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, तो यू स्क्वायर का ट्रांसफर कर दो, यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू वी स्क्वायर। ये हमारा थर्ड इक्वेशन बन गया। तो जल्दी जल्दी इसको उतार लीजिए, फिर चौथा इक्वेशन को हम देखते हैं। ओके, तो एक्चुअल में आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो एक दे देते हैं, वस्तु द्वारा n सेकंड में चली गई दूरी। ठीक है, वस्तु द्वारा n सेकंड में चली गई दूरी, इसको ही बता देते हैं। वस्तु द्वारा n सेकंड में, क्लियर हुआ ये? वस्तु द्वारा n सेकंड में चली गई दूरी, इसमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही हम लेके चलेंगे।
की वस्तु n सेकंड में चल रही है या n-1 सेकंड में चल रही है। लिखते चलिए मानक वस्तु जिसका प्रारंभिक u है एक समान त्वरण a से गति कर रही है, तो गति के दूसरे समीकरण में लिखेंगे, है ना। t सेकंड में चली गई दूरी और t-1 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है। फिर दोनों को हम घटाएंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। माना कि कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति करे जिसमें उत्पन्न त्वरण कितना होगा t, तो s बराबर t सेकंड में चली गई दूरी कितना हो जाएगा ut प्लस हाफ ये t कर दो h t a t का स्क्वायर। अब मान लो वस्तु द्वारा t-1 सेकंड में चली गई दूरी कितनी होगी u t-1 प्लस 1/2 a t-1 का होल स्क्वायर। वस्तु द्वारा मान लो कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग u है, कितना है, उत्पन्न त्वरण कितना a है, तो वस्तु द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। वस्तु द्वारा t-1 सेकंड में चली गई दूरी कितना होगा, उसमें हम t-1 चल गए। तब हम क्या करेंगे, n सेकंड में चली गई दूरी है ना, वस्तु द्वारा n सेकंड में चली गई दूरी, तो यह है दिखा देंगे, सॉरी t सेकंड है st-1। ध्यान से देखिएगा, जल्दी करते हैं। st ये हो गया ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर ब्रैकेट माइनस बड़ा ब्रैकेट ut-1 प्लस 1/2 a t-1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर माइनस बड़ा ब्रैकेट रहने देते हैं ut माइनस u प्लस 1/2 a और ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ओके, तो हो जाएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ut माइनस u मल्टीप्लिकेशन करते जाइए प्लस 1/2 a टी स्क्वायर माइनस 1/2 a इंटू 2t प्लस 1/2 a। अब ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये 2 कट गया, तो ये हो जाएगा ut प्लस 1/2 a टी का स्क्वायर माइनस ut। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस u माइनस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस ए टी माइनस हाफ ए। देखिए कुछ कटेगा इसमें, ये कट गया, ये कट गया, ओके, और कुछ कटेगा ut है ना, एक ut भी कट गया, बचा क्या हमारा u प्लस कितना बचा ए टी माइनस हाफ ए। इसको कैसे लिख सकते हैं, u प्लस a/2 निकाल लो, है ना, a/2 निकाल लो, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2t-1 है ना, a/2 निकाल लेते हैं, 2 से मल्टीप्लिकेशन किया, 2 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, a/2 निकाले 2t-1। ये हमारा क्या हो गया, nth डिस्टेंस में चली गई दूरी का है। देखिए थोड़ा जल्दी बता दिया हूँ क्योंकि सिंपल है, ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ नहीं है, तो उतार लीजिए। ये हो गया nt सेकंड में चली गई दूरी के लिए डेरिवेशंस। ओके, शुरू में लिख रहा है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशंस मोशन बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, देन द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन t सेकंड, इतना डिस्टेंस ट्रेवल बाय सब्जेक्ट t-1 सेकंड, और फिर हम निकाला t डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन t सेकंड, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके उसका डेरिवेशन करके निकालना है। क्लियर। तो आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है ना, और ध्यान से देखिए, चलिए रोक रोक के वीडियो को
जहाँ भी समझ नहीं आए उसको रोक दीजिए, फिर आगे दीजिए, फिर आगे फॉरवर्ड करके बैक करके ऐसा करके आप देख के चलिए, लेकिन स्किप मत कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन मेथड से और ग्राफिकल मेथड से तीनों इक्वेशन मोशन को कैसे इस्टेब्लिश करेंगे। उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमारे चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। ये हमारा पार्ट 5 था। तो आप शुरू से आप अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पार्ट 1 से आप जाके आपके सारी वीडियो को हम दे सकते हैं। कोई भी चैप्टर को शुरू से ही देखेंगे, चैप्टर के स्टार्ट से देखेंगे तभी समझ में आ जाता है। अगर बीच से आप एक टॉपिक उठा के देखेंगे तो थोड़ा समझ में कम आएगा। और जब भी आप क्लास आते हैं तो पढ़ के आइए, क्लास जाने के बाद पढ़िए और फिर हमारा यूट्यूब चैनल को देखिए। तो आपको इसमें सारी चीज़ें, सारी डाउट्स हो गया वो क्लियर होगा, डाउट रहेगा ही नहीं आपको। ये करके देखिए आपको कैसे प्रोग्रेस होता है। ओके, तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।